Hello, Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope you all will be well and good. This is me, Sir Farhad. और ये है मेरा YouTube channel Physics by Sir Farhad. And today lecture is the last lecture, and this is the lecture number 6 about the addition of vectors and the preparation of MDCAT and ETA 2026. 2026 MDCAT और ETA प्रिपरेशन में ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है, जो कि लास्ट लेक्चर है अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। फर्स्ट ये जो इससे जो पहले लेक्चर्स है वो मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर पे अपलोड किया है, आप लोग उसको देख ले, उसके बाद यहाँ पे आ जाए। और आज मैं अपना आखिरी लेक्चर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे दे रहा हूं, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 6 अबाउट दिस टॉपिक। इसके बाद हम फिर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे, और वहां पे हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन इससे पहले आज आखिरी लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर। यहाँ पे बहुत जबरदस्त फार्मूले बनते हैं और तकरीबन सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर इस टॉपिक से ही आते हैं। जो वेक्टर एडिशन में जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं एमडीकेट में वो इसी टॉपिक से आते हैं। ये मैथमेटिकल टॉपिक है, सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले बनते हैं, वो सारे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट कर लो, आप लोगों ने शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और देखना नहीं बोलना। ठीक है, खुद देखे और फ्रेंड के साथ शेयर करें। वो देखता है या नहीं देखता वो अलग बात है, लेकिन आपका काम है शेयर करना, ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका जो मोनेटाइजेशन के लिए जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स दो किस्म के है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनालिटिकल मेथड में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आरसीएम से आता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को सीखने के लिए पहले हमने क्या करना है, वेक्टर रिजोल्यूशन करना है। पहले हम वेक्टर रिजोल्यूशन सीखेंगे, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पे हम जाएंगे। अच्छा, वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे कहते हैं? वेक्टर रिजोल्यूशन जो है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट लिखता हूं। जो एक वेक्टर होता है उसको हम रिसॉल्व करते हैं, उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं into its कंपोनेंट, into its कंपोनेंट। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करने को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। And vector resolution we resolve the vector into its component. अच्छा, what is component? Component कैसे कहते हैं? What is component of vector? This is important MCQs point कि आप लोगों को component की definition से MCQs आ सकता है। Component of vector, अगर किसी ने पूछा कि component of vector कैसे कहते हैं, तो component of vector क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू होता है। क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू। एक इफेक्टिव वैल्यू किसकी? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर, वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। तो आप लोगों को इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या जनरल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इज कॉल्ड वेक्टर एटसेट्रा। कुछ भी, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये नोट कर लो कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैं एक डायग्राम आप लोगों के लिए जल्दी ड्रा कर देता हूं, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़े हैं लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक मास है, एक ब्लॉक है लेट सपोज, और उस पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। तो अब अगर किसी ने पूछा कि ये सर जी ये जो आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ये 10 न्यूटन फोर्स एलॉन्ग एक्स है कि एलॉन्ग वाई है कि एलॉन्ग एक्स और वाई दोनों है? तो आपने कहना है कि ये एलॉन्ग एक्स भी है और एलॉन्ग वाई भी है। अच्छा, अब ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये एक्स में भी, एलॉन्ग एक्स भी इस मास में एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है और एलॉन्ग वाई भी इस मास में एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। अब जो ये एक्सेलरेशन पैदा करना क्या है? इफेक्ट है। ठीक है, अब ये 10 न्यूटन फोर्स कितना वैल्यू के साथ इस डायरेक्शन में इफेक्ट शो कर रहा है, उस वैल्यू को कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन के साथ इफेक्ट शो कर रहा है एलॉन्ग एक्स, 8 न्यूटन के साथ शो कर रहा है, 6 न्यूटन के साथ शो कर रहा है। जितना वैल्यू के साथ ये इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट शो कर रहा है, इस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर कहते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इस इफेक्टिव वैल्यू को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो ये एक्स एलॉन्ग एक्स जो इफेक्टिव वैल्यू इसका है इस 10 न्यूटन फोर्स का, और एलॉन्ग वाई जो इफेक्टिव वैल्यू है इस 10 न्यूटन फोर्स का, इन दो इफेक्टिव वैल्यूज को कंपोनेंट ऑफ दिस 10 न्यूटन फोर्स कहते हैं। तो व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट वो वैल्यू होता है किसी वेक्टर की जो कि एक खास डायरेक्शन में वो जितना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू। ओके, अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे। अगर किसी ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज स्केलर, वेक्टर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो वेक्टर। वेक्टर की कंपोनेंट भी वेक्टर होता है। ठीक है, वेक्टर की कंपोनेंट भी वेक्टर है। जैसा कि ये 10 न्यूटन फोर्स वेक्टर है, इसकी एलॉन्ग एक्स जितना इफेक्टिव वैल्यू है यानी कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, दिस इज वेक्टर। एलॉन्ग वाई कंपोनेंट, दिस इज वेक्टर। अगर 3D में हो तो एलॉन्ग जेड कंपोनेंट, दिस इज वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कर लो। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं जनरल कंपोनेंट। ठीक है, ये दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास वेक्टर के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड जनरल कंपोनेंट। दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट को कहते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट कि आपको एमसीक्यूज इस तरह आता है कि इफ द एंगल बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 90 देन द वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल जनरल कंपोनेंट, या कोई भी ऑप्शन और भी हो सकते हैं। तो वो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री हो, उन कंपोनेंट को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक x है, एक y है और एक z है। तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट जो होते हैं ना, एक्स वाई जेड कंपोनेंट, यहां पे मैं कंपोनेंट लिखो एक्स वाई जी कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप अगर एक वेक्टर को स्पेस में डिवाइड करते हो तो वो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ पे एक वेक्टर है मेरे पास, तो इस वेक्टर की एक y है। देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है। अगर वेक्टर यहाँ पे है तो दिस वेक्टर इन द प्लेन
इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं। अगर वेक्टर यहाँ पे है इसके भी 2 कंपोनेंट बनते हैं, अगर वेक्टर यहाँ पे है इसके भी 2 कंपोनेंट बनते हैं। इसको कहते हैं वेक्टर इन प्लेन। लेकिन अगर वेक्टर यहाँ पे है तो इसको कहते हैं वेक्टर इन स्पेस। तो इसके x कंपोनेंट बनता है, इसका y कंपोनेंट बनता है, इसका z कंपोनेंट बनता है। तो x y z में अगर आप देखें, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, और x y z तीनों में कितना एंगल, 90, 90 एंड 90। तो x y z के एलांग वेक्टर के जो कंपोनेंट बनते हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 90 होता है। और जिन कंपोनेंट के दरमियान एंगल 90 हो, इन कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट नोट कर लो कि जो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आरसी से मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये कितने होते हैं, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट R3। ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक वेक्टर के 3 बनते हैं, कि कौन कौन से, x, y एंड z। ठीक है। स्पेस में एक वेक्टर के ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने बनते हैं, 3, x, y एंड z। ओके, मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे, मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर 2 कम से कम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। 2 कौन से होते हैं, या तो xy में एक वेक्टर आ रहा है तो xy प्लेन में इसके xy कंपोनेंट हो गए, अगर z 0 हुआ। अगर x z प्लेन में वेक्टर आ रहा है तो y 0 हुआ तो x z 2 कंपोनेंट बनेंगे। और अगर YZ प्लेन में एक वेक्टर आ रहा है तो x 0 हुआ तो फिर भी 2 कंपोनेंट बनेंगे। अच्छा, ये जो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर के, ये कहां पे बनेंगे, प्लेन में के स्पेस में, ये बनेंगे स्पेस में। और जो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये बनेंगे प्लेन में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट नोट कर लो। अगर एमसीक्यूज आया कि प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं, 2, 3, 4, 5, तो प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं 2, एंड विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और स्पेस में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं, 3, विच आर द मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहां पे बनते हैं, प्लेन में या स्पेस में, स्पेस में कितने, 3। और सबसे कम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहां पे बनते हैं, प्लेन में, कितने, 2। तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 and space, minimum rectangular component 2 in plane. Okay. अच्छा, अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद हमारे पास है जनरल कंपोनेंट। क्या, जनरल कंपोनेंट। व्हाट इज मीन बाय जनरल कंपोनेंट, जनरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जनरल कंपोनेंट्स में जो एंगल थीटा है इसकी एनी वैल्यू आ सकता है, इसकी एनी वैल्यू आ सकता है। किसी भी एंगल पे अगर वेक्टर के कंपोनेंट बन जाए तो उसको जनरल कंपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक XY प्लेन है, XY प्लेन, और इस XY प्लेन में यहां पे एक वेक्टर A है। ठीक है, XY प्लेन है और इसमें ये एक वेक्टर A है। मैंने एक कंपोनेंट ये ले लिया, एक कंपोनेंट ये ले लिया, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये सारे इस वेक्टर ए के कंपोनेंट बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे इस वेक्टर ए के कंपोनेंट है। देखो, दिस इज वेक्टर ए एंड इस वेक्टर ए के सारे कंपोनेंट है। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को यह बताओ कि यहां पे जो वेक्टर एलॉन्ग एक्स है, यानी कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स और कंपोनेंट एलॉन्ग वाई है, अगर इनके दरमियान आप लोग देखें तो कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट रेक्टेंगुलर है, बाकी जितने भी कंपोनेंट है सब जनरल है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। और अगर एमसीक्यूज आया कि जनरल कंपोनेंट या इन जनरल एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट बना सकते हैं, इन जनरल एक वेक्टर के हम
कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? तो एक वेक्टर की जो जनरल कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट कंपोनेंट हम किसी भी वेक्टर के बना सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट। तो जनरल कंपोनेंट कितने? इनफाइनाइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 or 3. 3 is maximum and 3 are maximum and 2 are minimum. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब यहां पे देखो, अगर मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए की अगर मैं कंपोनेंट बनाना चाहो तो इस वेक्टर ए की एक कंपोनेंट एलॉन्ग वाई आ रहा है और एक कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, एक एलॉन्ग एक्स है और एक एलॉन्ग वाई है और इस वेक्टर ए ने एंगल थीटा बनाया हुआ है एलॉन्ग एक्स के साथ। अब यहाँ पे जो एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं? एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट को हम कहते हैं ए एक्स कंपोनेंट। एरो हेड भी लगा लो इसका ऊपर, क्योंकि वेक्टर ए की कंपोनेंट भी वेक्टर की कंपोनेंट भी वेक्टर होता है। तो ये क्या हुआ? ये ए एक्स कंपोनेंट हुआ। क्या हुआ? ये ए एक्स कंपोनेंट। और ये क्या हुआ? ये ए वाई कंपोनेंट हुआ, ए वाई कंपोनेंट। ये नोट कर लो कि ये जो ए एक्स कंपोनेंट है ना, ए एक्स कंपोनेंट, इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और सारी ए वाई को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं, जबकि ए एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन यह है 2D में। 3D में फिर 3 बनेंगे, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। अच्छा, ये छोड़ो, अब यहां पे आ जाए, ये ए एक्स किसके बराबर है? ये ए एक्स मैग्नीट्यूड में बराबर है ए कास थीटा के। अगर मैं पहले डायरेक्शन की बात कर लो तो ए एक्स एरो हेड बराबर है ए कास थीटा आई कैप। व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ए वाई किसके बराबर है? ए वाई, दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा ऑफ जे के। तो एक है ए एक्स बराबर है ए कास थीटा आई कैप और एक है ए वाई विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये ए एक्स ए कास थीटा के कैसे बराबर है, ए वाई ए साइन थीटा के कैसे बराबर। ये तो मैं नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को, क्योंकि ये कोचिंग है, फर्स्ट ईयर की क्लास तो नहीं है, ठीक है। ये खुद आप लोग थोड़ा वो कर लो, याद कर लो। अच्छा, इसके बाद यहां पे हम अगर वेक्टर ए को लेके, तो वेक्टर ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है ए एक्स और प्लस ए वाई। क्या लिख सकते हैं? ए कंपोनेंट वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म, ए एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आप लोगों को आ सकता है कि एक वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे होता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे, तो ये नोट कर लो कि एक वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। और 3D में मैं पहले लिखूंगा, पहले मैं 2D की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहां पे मैं ए एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर लो, तो ए एक्स कंपोनेंट जो है ये सिर्फ ए कास थीटा के बराबर है। आई कैप यहाँ पे नहीं लिखना और यहाँ पे एरो नहीं डालना, मॉडुलस भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। एंड ए वाई, दिस इज इक्वल टू a sin theta and this is the magnitude form of component of vector a along y direction.
यहां पे देखो, एक है हमारे पास ए एक्स बराबर है ए cos थीटा, और एक है हमारे पास ए एक्स एरो हेड बराबर है ए cos थीटा आई के। इन दो में फर्क क्या है? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट along x एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट along x। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये भी क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये हमारे पास ए एक्स है। अगर आपको ये देखो ए एक्स और ए एक्स बराबर है ए cos थीटा के, अगर आपको ए वेक्टर दिया गया है और एंगल दिया गया है, तो आप इस वेक्टर की एक्स कंपोनेंट और इस वेक्टर की वाई कंपोनेंट दोनों मालूम कर सकते हो। अगर आपको वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दिया है और आपको एंगल थीटा दिया गया है, तो आप इस वेक्टर ए की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस वेक्टर ए की वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मालूम कर सकते हो। एमसीक्यूज इस तरह आता है इस फार्मूले से कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड इतनी है और उसने एंगल इतना बनाया है। मुझे ये बताओ कि इस वेक्टर ए की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इस वेक्टर ए की वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आपने ए एक्स निकालना है और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आपने ए वाई निकालना है। अच्छा, अब यहां पे देखो, ए एक्स को हम कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, ए एक्स बराबर है ए cos थीटा। ए कितना है ये वैल्यू पुट कर लो, थीटा कितना है cos थीटा ले लो, इनको जरब करके ए एक्स मालूम हो जाएगा। इस तरह ए वाई भी मालूम होता है। तो आपको ए वेक्टर दिया गया हो और एंगल दिया गया हो, तो आप आसानी से ए एक्स और ए वाई मालूम कर सकते हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल को मालूम करने के लिए cos थीटा में जरब देना है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के साथ, और वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए वेक्टर ए के साथ sin थीटा में जरब करना है, न कि cos थीटा। ये दो बात नोट कर लो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहां पे देखो तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है? ये ए एक्स cos थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? ए एक्स cos थीटा के। तो यहां से आप क्या मालूम कर सकते हो? यहां से आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है कि इतना है और एंगल थीटा दिया है कि इतना है, तो आप इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को भी मालूम कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ फार्मूला। ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये फार्मूला क्या है? अगर आप लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया हो और एंगल थीटा दिया गया हो, तो आप इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इस वर्टिकल कंपोनेंट से भी मालूम कर सकते हो। अगर आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वर्टिकल कंपोनेंट से मालूम करना चाहते हो, तो आप लोगों ने इस वर्टिकल कंपोनेंट को साइन थीटा पे डिवाइड करना है। और अगर आप इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मालूम करना चाहते हो, तो आपने इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को cos थीटा पे डिवाइड करना है। ठीक है। तो आपको अगर एंगल दिया हो और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हो, लेकिन थोड़ा सोचना है। या तो एमसीक्यूज में ए एक्स लिखा होगा कि ए एक्स इतना है, ए वाई इतना है, या फिर एमसीक्यूज में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम आप सुनेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है तो cos थीटा पे डिवाइड करना है, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट दिया है तो sin थीटा पे डिवाइड करना है। ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर मैं देखो मेन इक्वेशन पे, तो cos थीटा किसके बराबर है? cos थीटा बराबर हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। और थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये देख लो, थीटा बराबर है cos इनवर्स ऑफ ax by a. What is ax? This is the horizontal component of vector a. What is a? This is the magnitude of vector a. What is theta? Angle made by the vector a. अगर आपको
एक्स कंपोनेंट दिया गया है और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो आप इस एंगल को भी मालूम कर सकते हो। और यही एंगल हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल थीटा बराबर है साइन इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए। अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हो, थोड़ा अपने स्टेटमेंट जो है वहां पे देखना है, तो फिर आप फिर भी एंगल मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से एंगल को मालूम करना चाहते हो, तो आपने साइन इनवर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से एंगल को मालूम करना चाहते हो, तो आपने cos इनवर्स का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद इस एंगल को हम किसी और तरीके से मालूम कर सकते हैं, और वो तरीका यह है कि थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, ऐसे भी आप लोग मालूम कर सकते हो। तो एंगल को मालूम करने के कितने तरीके हैं? एंगल को मालूम करने के 3 तरीके हैं। थीटा बराबर है cos इनवर्स ऑफ ए एक्स बाई ए, थीटा बराबर है साइन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए, थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि अब मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं? अगर दोनों कंपोनेंट दिए गए हैं कि y कंपोनेंट इतना है, x कंपोनेंट इतना है, मुझे ये मालूम कर लो कि इस वेक्टर a ने कितना एंगल बनाया, तो सिंपली टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। और अगर आपको ए वाई और ए दिया है और एंगल मांगा है, तो साइन इनवर्स है। और अगर आपको ए एक्स और ए दिया है और एंगल मांगा है, तो cos इनवर्स। तो cos इनवर्स से भी एंगल मालूम कर सकते हो, साइन इनवर्स से भी एंगल मालूम कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स से। लेकिन टेंजेंट इनवर्स में दोनों कंपोनेंट दिए होंगे, साइन इनवर्स में वर्टिकल कंपोनेंट और वेक्टर दिया होगा, और cos इनवर्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर दिया गया होगा। So these are the 3 formulas by which we can find out the angle made by the vector with positive x axis and anti-clockwise direction. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने वेक्टर फॉर्म में लेगा कि ये ए एक्स एरोहेड प्लस ए वाई एरोहेड के बराबर है। ये वेक्टर फॉर्म में हमने वेक्टर ए को लेगा। अच्छा, वेक्टर ए को आप वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू ए cos थीटा आई केप प्लस ए साइन थीटा जे केप। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ए एक्स किसके बराबर है? ए cos थीटा आई केप और प्लस ए साइन थीटा जे केप। तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान एंगल 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आप लोग लिखेंगे। अब यहां पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मांगा है, तो सिंपली आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो। कैसे? सिंपली फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है, 3 3 है 9, 4 4 है 16, 25 25 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ए विल बी 5। समझ गए? अच्छा, ये आप लोग इस तरह लिख सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। ए स्क्वायर बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर ले ले दोनों साइड का, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आपको ए एक्स और ए वाई दिए हो तो ए मालूम करो, और ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। उधर शिफ्ट कर लो। ये फार्मूला बनता है कब? जब आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया हो, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो और आपको कहा हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां से आप मालूम करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया है
और वेक्टर ए भी दिया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपने इस तरह मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ए वाई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर ए दिया गया हो तो आप वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम कर सकते हो। वेक्टर ए और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दिए गए हैं तो आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दिए गए हैं तो आप वेक्टर ए की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हो। वर्टिकल कंपोनेंट और ए दिया है तो आप वेक्टर ए की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर ए दिया गया है तो आप वेक्टर ए की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड भी आप वेक्टर ए की मालूम कर सकते हो, डायरेक्शन भी आप वेक्टर ए की मालूम कर सकते हो। डायरेक्शन बाय दिस फार्मूला एंड मैग्नीट्यूड बाय दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। ठीक है, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा है। अच्छा, थोड़ा और देख लो आगे कि क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए लेकर गया है कि ए एक्स एरोहेड प्लस ए वाई एरोहेड प्लस ए जेड एरोहेड, ये देख लो। तो ये अगर किसी ने पूछा कि ये वेक्टर प्लेन में है कि स्पेस में है, दिस वेक्टर इन स्पेस, दिस वेक्टर इन प्लेन। तो स्पेस और प्लेन में क्या फर्क हुआ? In plane there are two rectangular component, while in space there are three rectangular component. ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, यहां पे मैंने ये लिखा और ये लिखा, यहां पे ये फॉर्म भी मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, इस तरह भी मैं लिख सकता हूं। अच्छा, ये नोट कर लो कि अगर आप यहां पे आई और जे नहीं लिखना चाहते तो ऊपर एरो हेड डालना है। ठीक है, और अगर आप आई और जे लिखना चाहते हो तो एरो हेड डालना नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्शन को ऑलरेडी आई और जे से नोट कर दिया। और एस ए एक्स की जगह ए cos थीटा हो जाएगा और ए वाई की जगह ए sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भी है वेक्टर फॉर्म, ये फॉर्म भी वेक्टर फॉर्म, ये फॉर्म भी वेक्टर फॉर्म, और ये दोनों स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये तीन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में खामखा नोट कर लो। अच्छा, ये स्पेस में वेक्टर फॉर्म है, ये भी स्पेस में वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर ए बराबर है ए एक्स cos अल्फा आई के प्लस सॉरी ए cos अल्फा आई के और ए साइन बीटा जे केप और प्लस ए cos गामा और के केप, इस तरह। ये थोड़ा नोट कर लो, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन सिर्फ नोट करना है। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा मैंने क्यों लिखा? मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस। इन स्पेस देयर आर थ्री एंगल नीडेड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अल्फा बीटा गामा, while in plane there is only one angle needed to specify the direction of the vector, which is angle theta. And in space there are three angles made with x, y and z, and these three angles are alpha, beta and gamma. Alpha made with the x axis, beta made with the y axis and gamma made with the z axis. तो x के लिए मैंने अल्फा लगाया, y के लिए मैंने बीटा लगाया और z के लिए मैंने गामा लगाया। तो ए cos अल्फा आई के प्लस ए साइन बीटा जे के प्लस ए cos गामा के। लेकिन ये आप लोगों के बुक में नहीं है, सिर्फ लिख लो, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, ये छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड को हम कैसे मालूम करेंगे? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
in term of three component, and this is the magnitude of vector A in term of two component. यहां पे आपको x दिया है, y दिया है, z दिया है, तो सिंपली s पे स्क्वायर लेने से और जमा करने से आप एक ही मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हो। अच्छा, यहां पे आप लोग ये नोट कर लो कि ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। अगर आपको ए दिया गया हो, एक्स वाई दिया गया हो, जेड दिया गया हो, तो आप एक्स कंपोनेंट को मालूम कर सकते हो। एंड ए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। आप इसे ए वाई मालूम कर सकते हो इन तीनों से। एंड ए जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। और इन तीनों से आप जेड मालूम कर सकते हो, इन तीनों से आप वाई मालूम कर सकते हो, इन तीनों से आप एक्स मालूम कर सकते हो, और इन तीनों से आप ए मालूम कर सकते हो। these are the formula in 2D and these are the formula in 3D। लेकिन आप लोगों को 2D में होना चाहिए, न कि 3D में। बहुत सारे MCQs 2 डायमेंशन में आते हैं। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उस पे आता हूं। ये मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोगों को कर दिया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पे हम आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे आ जाऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर है और उसमें ये एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक वेक्टर ए है एंगल थीटा पर, एक वेक्टर बी है दूसरे एंगल पे, और इसको हमने ऐड किया है, और ये इनकी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की एंगल थीटा है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को हम इन टर्म ऑफ कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप लोगों ने क्या करना है, पहले आर एक्स को मालूम करना है, फिर आर वाई को मालूम करना है, और उसके बाद फिर आर को मालूम करना है, फिर एंगल थीटा को मालूम करना है। ये 4 तरीके हैं, ये 4 पॉइंट है। आर एक्स को मालूम करना है, आर वाई को मालूम करना है, आर को मालूम करना है, थीटा को मालूम करना है। आर एक्स को कैसे मालूम करना है, सिंपल बात है, आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। पहले मैं 2 में कर लो, ए एक्स प्लस बी एक्स। और वाई को कैसे मालूम करना है, ए वाई प्लस बी वाई। अच्छा, ये मैंने कैसे कर दिया, ये एरो हेड भी डाल लो, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स और आर वाई। ठीक है, ये मैंने कैसे कर दिया, देखो आर एक्स क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट along एक्स डायरेक्शन, एंड आर वाई क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट या रिजल्टेंट वेक्टर along वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में आप रिजल्टेंट को कैसे मालूम करेंगे, बाय एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट। यहां पे मेरे पास 2 वेक्टर है ए और बी, तो वेक्टर ए की एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को मैंने ऐड किया। ठीक है, और इस तरह वेक्टर ए की वाई कंपोनेंट और वेक्टर बी की वाई कंपोनेंट, इन दोनों को भी मैंने ऐड किया। तो जितने भी एक्स कंपोनेंट है उन सबको ऐड करने से मुझे रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स मिला, और जितने भी वाई कंपोनेंट है इन सबको ऐड करने पर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई मिला। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप लोगों ने क्या करना है, सारे एक्स कंपोनेंट आप लोगों ने ऐड करने हैं, सारे वाई कंपोनेंट आप लोगों ने ऐड करने हैं, और अगर 3D में हो तो सारे जेड कंपोनेंट आप लोगों ने ऐड करने हैं, वो हम 2D के बाद करेंगे। तो इस तरह आपको आर एक्स, आर वाई और आर जेड मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आर को कैसे मालूम करना है? सिंपली आर इज इक्वल टू आर एक्स और प्लस आर वाई, आर एक्स प्लस आर वाई। ये कैसे आता है? यहां पे देखो, ये वेक्टर ए की एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट यहां पे मैंने ड्रा किया, वेक्टर ए की वाई कंपोनेंट, वेक्टर बी की वाई कंपोनेंट यहां पे ड्रा किया। ये ओवरऑल आर एक्स बना, ये ओवरऑल आर वाई बना, और ये ओवरऑल आर बना, और इस आर के ये आर एक्स और आर वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए। तो इस तरह वेक्टर आर आर एक्स और आर वाई के बराबर है। तो यह वेक्टर आर जो है, दिस इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो वेक्टर फॉर्म कैसे बना? वेक्टर फॉर्म बना कि वेक्टर आर बराबर है आर एक्स प्लस आर वाई। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अच्छा, अब देखो यहां पे मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे हो जाएगा? मैग्नीट्यूड फॉर्म बराबर हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहां पे आप मॉडुलस ड्रा कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। कैसे? सिंपल, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कौन सा है? आर एक्स, किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी एक्स। और परपेंडिकुलर कौन सा है? आर वाई, किसके बराबर है? ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहां पे मैं आप लोगों को लिख सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, दिस इज इक्वल टू आर एक्स किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। आर एक्स मैंने क्या गया? ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे जो आर एक्स वेक्टर है, ये ए एक्स प्लस बी एक्स और एरोहेड, ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ आर एक्स, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ आर एक्स। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा? आर एक्स बराबर हो जाएगा सिंपली ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ना सर, यहां पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो आर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, नहीं, यहां पे स्क्वायर नहीं आ रहे। क्यों? स्क्वायर तो तब आते हैं जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हम जमा करते हैं और इसका रिजल्टेंट मालूम करते हैं। लेकिन यहां पे तो ए एक्स और बी एक्स लाइक वेक्टर है, और लाइक वेक्टर ही सिंपल जमा होते हैं, सिंपली जमा होते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। इसका वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म ये हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने स्क्वायर क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि स्क्वायर हम तब पुट करते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन यहां पे तो एक्स और बी एक्स लाइक वेक्टर है, तो लाइक वेक्टर में सिंपली 3 + 4 5 + 5 या 10 + 10 सिंपली आप लोगों ने जमा करने हैं, ठीक है। और इस तरह ये आर वाई वेक्टर जो है, ये किसके बराबर है? ये ए वाई प्लस बी वाई वेक्टर के बराबर है। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ये ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। तो इस तरह यहां पे भी मैंने स्क्वायर नहीं लिया है, स्क्वायर तब लेते हैं जब परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। यहां पे तो ए वाई और बी वाई भी लाइक वेक्टर है, तो लाइक वेक्टर सिंपली जमा होते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पे हम आ जाए कि जो वेक्टर आर है, दिस इज इक्वल टू आर एक्स किसके बराबर है? आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आर वाई किसके बराबर हो जाएगा? ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर, और क्या? और स्क्वायर रूट, क्या? स्क्वायर रूट। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर। एंड अगर आपको इस तरह एक इक्वेशन दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर इन प्लेन आर इन स्पेस, तो क्या करना है? इन प्लेन। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट है, सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट यहां पे नहीं है, तो दिस इज द प्लेन। अच्छा, अगर आपको दिया गया हो कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑफ द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, none of these, 2 वेक्टर a and b, a and b। तो ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इन प्लेन, किसमें? प्लेन में, ऑफ 3 वेक्टर और 2 वेक्टर, 2 वेक्टर्स। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है। अच्छा, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है तो आर को मैं कैसे लिखूं? आर बराबर है ए एक्स
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होल स्क्वायर। यहां पे वेक्टर सी की एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अच्छा, ये क्या है? दिस इज आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इन प्लेन और इन स्पेस। इन प्लेन ऑफ 3 वेक्टर और 2 वेक्टर, 3 वेक्टर। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि अब प्लेन है, स्पेस है, 2 वेक्टर है, 3 वेक्टर है? ये ए बी सी जो है, ऐसे आपको पता चलेगा वेक्टर की तादाद का, और जो एक्स वाई जेड है ऐसे पता चलेगा आपको प्लेन और स्पेस का। अगर सिर्फ एक्स वाई है तो प्लेन, अगर सिर्फ एक्स जेड है तो प्लेन, अगर सिर्फ वाई जेड है तो प्लेन, अगर तीनों है एक्स वाई जेड तो स्पेस। अच्छा, अगर ए बी है सिर्फ तो 2 वेक्टर, अगर ए बी सी है 3 वेक्टर, अगर ए बी सी डी है 4 वेक्टर, एंड सो ऑन। अच्छा, मैं आप लोगों को लिखता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर आर की मॉडुलस बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर इस तरह फॉर्मूला आता है तो ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इन प्लेन। ये भी प्लेन में है। सर जी कैसे प्लेन में, आपको कैसे पता चला? देखो एक्स वाई कोई और तो नहीं है ना, तो प्लेन में, इन प्लेन बट ऑफ कितने वेक्टर? एन वेक्टर। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये एन वेक्टर है? देखो एक्स, देखो ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, तो कितने वेक्टर हमने जमा किया है? एन वेक्टर, और किस में? प्लेन में। तो इस तरह आपको पता चलेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये मैंने क्या लिखा है यार, ये स्क्वायर क्यों मैंने लिखा है? ये स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है? ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ये होल स्क्वायर, इस तरह ये होल स्क्वायर, ओके। और तो मैंने नहीं लिखा है, ओके। अच्छा, ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, देखो थोड़ा एर हो जाएगा, प्लस ए जेड प्लस बी जेड, यहां पे होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये भी रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये क्या है? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड बट इन स्पेस। ये अब स्पेस में है। स्पेस में क्यों है? क्योंकि ये देखो एक्स वाई जेड, एक्स कंपोनेंट को खुद ऐड किए, वाई कंपोनेंट को अलग ऐड किए, जेड कंपोनेंट को अलग ऐड किए, और तीनों कंपोनेंट आ गए, तो दिस इज एन स्पेस ऑफ 2 वेक्टर और 3 वेक्टर, ऑफ 2 वेक्टर्स है 2 वेक्टर, लेकिन ये 2 वेक्टर है स्पेस में। और 2 वेक्टर का कैसे मुझे पता चला? देखो ए बी ए बी ए बी, तो तीसरा कोई वेक्टर नहीं है। Then this is the magnitude of the resultant vector R in space of 2 vectors. अच्छा, in space of 3 वेक्टर को मैं कैसे लिखूं? This is equal to ax plus bx plus cx, क्या कर दिया मैंने? ठीक है, होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये देखो यहां पे ये नंबर 1 स्पेस है और नंबर 2 3 वेक्टर्स है। 3 वेक्टर्स एडिशन मैंने किया है, 3 वेक्टर्स एडिशन, और वो कौन से हैं? ए बी एंड सी, एक्स वाई एंड जी, ओके। अच्छा, एन वेक्टर के लिए मैं कैसे लिखूं? आर बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डॉट डॉट होल स्क्वायर, और प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस डॉट डॉट होल स्क्वायर, और प्लस ए जेड प्लस बी जेड
प्लस सी जेड प्लस डी जेड प्लस डॉट डॉट होल स्क्वायर, और क्या, और स्क्वायर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इन स्पेस एंड कितने वेक्टर, एन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लो। आप लोगों को एक इक्वेशन दिया गया होगा और उसमें आप लोगों को बताया होगा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड है प्लेन में या स्पेस में, 2 वेक्टर की, 3 वेक्टर की, 4 वेक्टर की, n वेक्टर की। तो ये आप लोगों ने थोड़ा वो करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपने मालूम किया। उसके बाद अगर हम एंगल थीटा को मालूम कर ले तो एंगल थीटा को हम कैसे मालूम करते हैं, एंगल थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। एंगल थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई की जगह अगर मैं लिखूं ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, अब पहले 2 के लिए लिखता हूं, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। दिस इज द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट वेक्टर आर इन प्लेन ऑफ 2 वेक्टर्स, प्लेन एंड 2 वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डॉट डॉट, and this is the direction, this is the angle theta made by the resultant vector r with x axis by adding n vector in plane। और इस थीटा को हम स्पेस में नहीं लिख सकते, ये नोट कर लो, स्पेस में इस थीटा को हम नहीं लिख सकते। क्यों, 3D में हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि दिस इज द प्लेन एंगल एंड प्लेन एंगल इज 2D एंगल। अगर 3D एंगल में आपने हैंडल करना है 3D में, 3 डायमेंशन में, तो फिर आपने अल्फा बीटा और गामा पे जाना है। ठीक है, तो दीज आर द कैलकुलेशन, दीज आर द इक्वेशन इन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, और एन इक्वेशंस पे आप लोग थोड़ा एमसीक्यूज चेक कर ले। अगर मुझे मौका मिला तो एक एमसीक्यूज में इन पे आप लोगों के लिए हल कर दूंगा इंशाल्लाह, वो वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा कि वेक्टर एडिशन पे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों के माइंड सेटअप में थोड़ा वो आ जाए कि हमें कैसे एमसीक्यूज यहाँ पे इस टॉपिक में मिल सकते हैं। पहले आप लोगों ने ये सब फार्मूले ये नोट करने हैं, इस पे खूब प्रैक्टिस करना है कि आप लोगों को याद हो जाए और समझ में आ जाए आप लोगों को ये क्या है। तो उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं भी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।